कहते हैं कई बीमारियों की जड़ जो होती है वो पेट से होकर गुजरती है। पेट का साफ ना होना, सही रूप से पचन ना होना, ये कुछ कारण होते हैं जिससे पेट की बीमारियां बढ़ती है और जिससे आगे भी अन्य बीमारियां बढ़ती है। आज हम आए हैं आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर और हमारे साथ आज है डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी सर। इनसे हम जानेंगे पेट संबंधी बीमारियां, पाइल्स और उसका आयुर्वेदिक की मतलब आयुर्वेद में किस तरह से इलाज उपलब्ध है और किस तरह से जड़ तक ही इलाज किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है। पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि पेट रोगों को हम कैसे कम कर सकते हैं और तथा इसमें आयुर्वेद का क्या महत्व होता है। अभी जैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद एक विशिष्ट ट्रीटमेंट सिर्फ है ऐसा नहीं बोल सकते। आयुर्वेद यानी एक आपकी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, उससे जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है कि आप जो मॉर्निंग में उठने के बाद में आपकी जो भी दिनचर्या शुरू होती है वहाँ से आप आयुर्वेद शुरू होता है। अब रही बात कि हम जब पेट के रोगों की बात करते हैं, जो पेट में होने वाली कोई भी समस्या है, जैसे अभी एक है कि अपचन है, अजीर्ण है, उसके बाद में आपको पेट में गैसेस होते हैं, आदमान जैसा होता है, गैसेस ढकर नहीं आते हैं, बहुत से लोगों को वो तकलीफ होती है, पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है। तो ऐसी कोई भी समस्या है और जिसमें एसिडिटी भी है, भी कॉमन सबसे ज्यादा एसिडिटी का एक इशू होता है। एसिडिटी में उनको जलन वगैरह पेट में पैदा होती है, खट्टी डकारें आना, ये कहीं ना कहीं सब रिलेटेड पेट से होता है। और एक जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होना, तो वो भी कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड होता है। अब रही बात कि पेट से जो बीमारियां होती हैं, इन्हें हम जब हम बात करते हैं कि हमें दवाइयां नहीं लेनी है और इसे ठीक करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो हम पेट के जो जैसे आपका लाइफ स्टाइल है, इसको इम्प्रूव करके आप मोर देन 50% तो आराम से ठीक कर सकते हैं पेट की बीमारियों को, खासकर जैसे जिसमें आप अभी बात करते हैं कि आपको पचन नहीं होता है। ठीक है, आप जब पचन की बात करते हैं तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपका फूड कैसा है, आप जो खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, इसमें कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यानी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठाया और खाया और वो पचना चाहिए, ऐसी पेट की मजबूरी तो नहीं है कि वो पचा के देगा। तो आपके जो पेट में जूसेस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, वो उनकी एक लिमिटेशन है कि वो क्या चीज़ों को अच्छी तरह से पचाएंगे, किसमें टाइम लगेगा। अभी जैसे आप जब लिक्विड फूड लेते हैं, समझिए, तो लिक्विड फूड का टाइम है 1-2 घंटे में पच जाता है। ठीक है, आप सेमी सॉलिड फूड में जाएंगे तो 3 से 4 घंटे में आराम से रिलैक्स आपका खाली हो जाएगा पेट और आपको फुलनेस फील नहीं होता है। जब आप बिल्कुल सॉलिड फूड लेते हैं तो उसे 5 से 6 घंटे लगते हैं पेट खाली होने के लिए। तो जिसमें मांसाहार भी आता है। अब हाँ, अभी जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट हो गया या फिर चिकन हो गया, ये भी चीजें खाते हैं। तो उसमें कंपैरेटिवली जैसे आप वेज ले रहे हैं तो नॉन वेज डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी होता है और टाइम लेगा डाइजेस्ट होने के लिए। और इसमें जब आप ऑयल्स लेते हैं, ऑयल कितनी मात्रा में, सबसे ज्यादा जो पचाने में तकलीफ होती है ऑयल्स तकलीफ होती है। अब तेल की जितनी मात्रा रहेगी, मसालों की जितनी मात्रा रहेगी, मसाले जो भी होते हैं इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो डेफिनेटली जब मसाले हैं तो ये एसिडिटी ज्यादा कॉज करेंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करना है कि जो हम दूसरा हमारा फूड का जो टाइमिंग रहता है, एक हम बोलते हैं ना, हमें 3 चीजों से बच जाना चाहिए वहां पे भी, हरी, वरी एंड करी। ठीक है, हरी मतलब खाने को जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, दूसरा खाते समय भी हम चिंतित हैं या हमारे मन में कोई चिंता है, कोई कुछ हमारा प्रॉब्लम है, वो उस समय भी, खाने के समय भी हमारे दिमाग में चल ही रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और करी मतलब फिर से वही ऑयल्स, जो हम ऊपर के तैरता हुआ ऑयल खाने की कोशिश करते हैं, मसाले खाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो फूड है, फूड को हमने बोला है ना कि हमें हमारे 32 दांत है तो उसे हमें वैसा ही चबाना भी चाहिए, उतने एक जो हमने निवाला लिया है उतना चबाना भी चाहिए। तो हम चबाते नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, फूड को विदाउट पेस्ट बना ही नहीं। पेस्ट बनाना किसका काम है, दांतों का काम है, उसे चबा के महीन करना दांतों का काम है। तो वो होता ही नहीं और हम उसको सीधा पेट में डाल देते हैं। पेट मतलब अब भी आपके जैसे गया
तो पेट का काम क्या है? पेट का काम यह है कि उसे जूसों में मिक्स करें, जी। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसके साथ में मिक्स हो, और वहां से ये प्रोसेस शुरू होता है कि उससे अब रस निकालना कैसे है, जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जब आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि रस से रस बनेगा। पहले जो आपका आहार रस है, आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे प्रोसेस है पूरा उसका। तो जब आपका आहार रस अच्छा होगा उसके बाद ही दूसरे बन रहे हैं ना, उसी से बन रहे हैं। तो जब आहार रस अच्छा होगा, मतलब आहार रस अच्छा रखने के लिए आपको आहार भी अच्छा चाहिए। आहार अच्छा है तब जाके आपके शुक्र तक के धातु सभी मजबूत होंगे, सभी ताकतवर होंगे। और अगर आपका आहार रस ही अच्छा नहीं है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी समझो कि आपने पालक की सब्जी खाई, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पालक में आयरन है, ठीक है, विटामिन्स हैं अच्छी मात्रा में, ठीक है, फाइबर्स हैं अच्छी मात्रा में, और बाकी मिनरल्स उसमें जो रहते हैं। तो ये मिनरल्स सब कहाँ पे, जब अगर हमने पालक खाई है तो उसका आहार रस बनेगा, और ये आहार रस से पूरे धातु पुष्ट होंगे, ठीक है। इसकी जगह में समझो कि मैंने कुछ तो मैदे की एक रोटी खाई है या मैदा है, ठीक है। अब मैदे में क्या पोषक तत्व है? तो उसकी बहुत कम मात्रा में फाइबर, बहुत कम मात्रा में है, बाकी नहीं ऐसा बोल सकते, फाइबर होता ही नहीं है उसमें। और आपका जो बाकी भी न्यूट्रिएंट्स हैं नेग्लिजिबल है। तो उसका जो आहार रस बनेगा और जो आपने पालक खाई थी उसका आहार रस बनेगा, इसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक चीज खाई है और उसकी वजह से पूरे शरीर में हमारे फर्क पड़ जाएगा। तो डाइजेशन, अभी जब हम फाइबर्स लेते हैं, हम जब हरी सब्जियां खाते हैं, ये हमारा जो पेट है, हमारी जो अतड़ियां हैं, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, ये सब किसके हिसाब से बने हुए हैं कि हमारे पास जो फूड आता है ये फूड ऐसा है कि एक तो पका हुआ हो, और दूसरा उसमें जब हम उसका प्रोसेस करते हैं तो उसको निकलने के लिए उसमें अगर रेसा होगा, फाइबर होगा, तो आराम से वो स्लाइड होते जाएगा। और उसमें अगर आपको चिकनाहट जाता है, चिकनापन जाता है, तो चिपकने लगता है, ठीक है। तो इसमें हमें फूड को एक तो जल्दबाजी में नहीं खाना है, चबा कर खाना है, ठीक है। दूसरा है कि हम जब फूड लेते हैं तो फूड में, अभी जैसे समझो कि एक मरीज है जिसकी पित्त प्रकृति हो, ठीक है, जिसे ऑलरेडी गर्मी ही लगती है, या उसके शरीर से पसीना ही निकलते रहता है, या उसमें जो पित्त के प्रकृति के लक्षण होते हैं वो है, और उसके बाद में वो फिर से जिन चीजों से पित्त बढ़ता है वही चीजें फिर खा रहा है, मतलब फिर से उसने मसाले लिए, तेल लिया, तो ये उसके पित्त को और एग्रीवेट कर देगा और बढ़ा देगा। तो हमें ऐसे फूड से बचना चाहिए जो जब हमें पता है कि मुझे इस फूड से प्रॉब्लम है, ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ, या मुझे तकलीफ है, तो हमें उसमें सात्मता लानी पड़ती है। तो उसकी जैसे हम धीरे धीरे उसमें, अगर हमें बहुत ही इच्छा है तो हम धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब समझो कि अभी जिसे एक फैट नहीं पचता है, अगर वो आधा चम्मच खाएगा, 1 चम्मच खाएगा, फिर उसको धीरे बढ़ाएगा, तो शरीर उसको एक्सेप्ट करता है, उसको पचाना शुरू करता है। लेकिन मैं एक साथ उसको अगर 5 चम्मच फैट एक साथ ले रहा हूँ जो शरीर नहीं पचा पा रहा, तो तकलीफ होती है। तो इन चीज़ों में हमें ये देखना पड़ता है कि हम जब फूड चॉइस कर रहे हैं खाने का, तो उसमें हेल्दी फूड हो, फाइबरस फूड हो, लो ऑयल हो, ऑयल कम हो, और जनरली खाना ताज़ा होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आपके यहाँ पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है, ये क्या है और कैसे करते हैं, किस प्रकार से होता है? पेन मैनेजमेंट यानी जैसे अभी जो लोग आते हैं, जैसे घुटने में दर्द है, हाथ में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, या फिर जैसे वात का तकलीफ है, रोमाटाइड है, तो इसमें हम लोग बेसिकली जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी, हम आयुर्वेद के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करते हैं। एक अग्निकर्म करके ट्रीटमेंट होता है। अग्निकर्म मतलब जो पेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे, उनमें हमें पेन का, जैसे अभी जो सेंसरी नर्व जो होती हैं बेसिकली, यही आपके पेन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि यही मैसेज लेके जाती हैं कि यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो जो आपके नर्व एंडिंग्स हैं उनमें
एक प्रोसेस होता है कि एक से दूसरे इसको न्यूरॉन को मैसेज पहुंचता है। तो इसमें एक अग्निकर्म करके जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली जो इसके पेन पॉइंट है, एंडिंग्स है, उसमें हम अग्निकर्म ये ट्रीटमेंट करते हैं। अग्निकर्म मतलब उसमें तप्त सलाका रहेगी। अब वो सलाका अलग अलग रहती है, अष्टधातु है, रजत सलाका है, ताम्र सलाका है, स्वर्ण सलाका है, ये सब अलग अलग है और उनके प्रकार भी अलग अलग है ट्रीटमेंट के। तो उसमें जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे इमीडिएट पेन कम होता है। अभी जैसे समझो कि घुटने के दर्द की बात करते हैं हम, तो घुटने के दर्द में अगर पेन कम हो गया, बहुत बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि घुटने का दर्द है तो आप साइकिलिंग करो। ठीक है, साइकिलिंग करने से होगा क्या कि उसको आपको जो जॉइंट है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा जॉइंट्स में। अब ये मूवमेंट लाने के लिए पेशेंट क्या बोलता है, नहीं मुझे इतना दर्द है, मैं चल ही नहीं सकता, तो साइकिल कहाँ से चलाऊंगा या फिर साइकिलिंग की एक्सरसाइज भी कैसे करूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम उसका इमीडिएट अगर पेन कम कर देते हैं तो पेशेंट को भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं अभी मैं इसको अपने घुटने की मूवमेंट्स बढ़ा सकता हूँ। और अगर वो मूवमेंट बढ़ाना शुरू करते हैं तो जितना घुटने चलते हैं उसमें आपका पेन कम होता है, उसके वजह से वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट चालू हो जाता है। तो ये जो थेरेपी रहती है इसकी अग्निकर्म की, हम लोग 15 डेज में पेशेंट को बुला के अगर 3-4 बार करते हैं तो बहुत बार पेशेंट्स का मेडिसिन कम हो जाता है, मेडिसिन लोड कम होता है, हर दिन जो उन्हें पेन किलर खाना है उसका भी कम हो जाता है, तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है उन्हें। इसी प्रकार से रक्त मोक्षण, यह भी आयुर्वेद में बताया गया ट्रीटमेंट है, इसके लाभ किस प्रकार से? जैसे हम जब रक्त की बात करते हैं शरीर में तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने शरीर का घटक है कि ब्लड ही सब कुछ आपको हर जगह न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, हर जगह खाना पहुंचाने की बात करें, ऑक्सीजन पहुंचाने की बात करें, तो पूरा जब ब्लड का ही काम है। तो जैसे अभी हम एज मैं सर्जन, तो मैं अगर आचार्य सुश्रुत की बात करूंगा, सुश्रुत ने इसको एक दोष माना हुआ है। जैसे अभी आयुर्वेद में बोलते हैं 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, तो आचार्य सुश्रुत ने इसको चौथा दोष माना हुआ है, रक्त को। तो उनका मानना ऐसा है कि ये रक्त जो है, ये रक्त भी उतना ही कारक है शरीर में जितने ये 3 दोष है, उतना ही चौथा दोष ये जो रक्त माना हुआ है ये भी वैसा ही काम करता है जैसे ये बाकी दोष करते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं और सैद्धांतिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें अगर हम ये दोषों की बात करते हैं तो हर ट्रीटमेंट में, जितने भी आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट होते हैं, हमें कहीं ना कहीं दोषों को कम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, जो दोष बढ़ गए हैं उन्हें कम करना है, जो कम हो गए उन्हें बढ़ाना है, यानी वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए दोष सभी। अगर दोष आपके नॉर्मल रेंज में है तो आपको डिजीज नहीं है। अगर वही दोष, अभी दोष किसी को है नहीं ऐसा तो है नहीं, ये तो सभी में है, बस ये जब बिगड़ जाते हैं या खराब होते हैं तब तकलीफ होती है, तो इन्हें सामान्य करना है। तो वैसा ही ब्लड है। ठीक है, तो अब ब्लड अगर अपने साथ में एक समझिए कि अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं जो इमीडिएट कम होता है। अभी जैसे बहुत बार पेशेंट आते हैं एक्यूट एलर्जी शरीर में, अगर पूरे उनके बॉडी में किसी भी कारण से एक्यूट एलर्जी हुई है, आप रक्त मोक्षण करिए, इमीडिएट कम हो जाता है, इमीडिएट, विदाउट एनी मेडिकेशन। आपने कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ रक्त मोक्षण कर दिया तो जड़ से निकल जाता है। जड़ से तो देखिए कैसा है, पहले ये सिम्टम, ये अभी अब जो को बताया ये सिम्टोमेटिक हो गया। अब किस वजह से हुआ है, रीजन क्या है, उसको देखना और बाकी उसका ट्रीटमेंट तो लगेगा। लेकिन अभी जैसे आप इमीडिएट अगर आपको एलर्जी कम करनी है तो आप इंजेक्शंस देंगे, गोलियां देंगे या मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो जितना समय उसमें लगेगा उससे भी कम समय इसमें लगता है। और दूसरा, जैसे अभी आपको जो दोष हैं या आपको जैसे अभी एक बहुत सारे पेशेंट हम लोग जो करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए आते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर रेगुलर रक्त मोक्षण आप करते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ठीक है, और इसी का जो दूसरा रूप है कि हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेट जब हम करते हैं तो हम उसमें जैसे 350 ml के आसपास में एक टाइम में ब्लड जाता है। तो जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसके कि किस जगह में हमें बेनिफिट चाहिए उसका, हम वहां से रक्त मोक्षण कर सकते हैं। मतलब लोकल भी करते हैं और सर्वांग भी करते हैं, पूरे शरीर का भी हमें अगर रक्त मोक्षण करना है कर सकते हैं। और हमें अगर एक स्पेसिफिक, यानी मुझे कुछ हाथ में डिजीज है उसे कम करना है तो हम वहां पे भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं। तो लोकल भी हम दोष को कम कर सकते हैं और पूरे शरीर से भी दोषों को निकाल सकते हैं रक्त मोक्षण के द्वारा। डॉक्टर, बच्चों में पाइल्स की बीमारियां बढ़ गई है, तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बच्चों में जनरली पाइल्स
देखने को कम मिलता था, लेकिन अभी के एरा में हमारे पास में पाइल्स के बच्चे भी आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो उनमें जो डाइट हैबिट हो गई है, डाइट हैबिट यानी ड्राई चीजें खाने की हैबिट ज्यादा हो रही है। और दूसरा, जैसे लिक्विड्स इनटेक अगर कम है, बच्चे अगर घी बिल्कुल नहीं खाते हैं, या फिर जैसे उनका एक्सरसाइज अगर कम है, तो ये सब कारणों से उनमें हार्ड स्टूल की टेंडेंसी बढ़ रही है। और जब हार्ड स्टूल होते हैं, तो अगर हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो हार्ड स्टूल का कारण वात है, ठीक है, रुक्षता शरीर में आना। तो अगर उस समय वात बढ़ता है और हार्ड स्टूल भी होता है, तो बहुत बार उनमें बच्चों में स्टूल करते समय पेनफुल होते हैं, और पेन के साथ में बहुत बार उसमें वहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं, जिसे हम एक्यूट फिशर्स कह सकते हैं। तो ये क्रैक्स अगर हील नहीं हुए प्रॉपर तरीके से तो बड़े होने लगते हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस अगर स्टूल हार्ड है, तो वहाँ पे जो एनल कुशन है, और जिसके हेमोरॉइडल कुशन है, हेमोरॉइड्स कुशंस में उनमें कंटिन्यू प्रेशर रहता है। उस प्रेशर की वजह से भी वहाँ पे डायलेटेशन शुरू हो जाता है। तो बच्चों में अगर हम ये चीज़ें देखते हैं, तो हमें एक तो कैसा उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। दूसरा, आप बच्चों को हाइड्रेट करिए। बीच बीच में बच्चे कैसा बहुत बार खुद से पानी पीते नहीं हैं, प्यास भी लगी होगी तो नहीं पीते हैं, खेलते रहते हैं। तो उन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें इनको थोड़ा सा बीच बीच में पानी दें, और उनकी डाइट में ऐसा करें कि जो जिसमें लिक्विड का प्रमाण ज़्यादा रहता है। जैसे आप अभी अगर समझो कि उसे चावल खिला रहे हैं, दाल चावल खिला रहे हैं, तो उसमें पतली दाल का क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, तो वहाँ पे भी आपको लिक्विड्स चले जाएंगे। सब्जियां खिलाते हैं, सब्जियों में रसेदार करिए, वहाँ पे भी लिक्विड्स चले जाते हैं। और आप उनको जैसे फ्रूट्स खाने की आदत लगाइए। ये जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, जो ड्राई चीज़ें होती हैं, ये खाने से बचें। जो बेसन की चीज़ें होती है खाने से बचें। तो आराम से बच्चों को हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई भी बिना मेडिसिन के भी हम जो घर में सिंपल चीज़ें होती हैं उनसे ठीक कर सकते हैं। और अगर हमें उनका जैसे रुक्षता कम करनी है, या फिर उनका स्टूल हार्ड ना हो, उसके लिए हम हर किसी के घर में एरंड ऑयल मिल जाएगा, उस बच्चों में आधे चम्मच 1 चम्मच उनको पिला सकते हैं। हफ्ते में 1 बार दे दिया तो कोई नुकसान होता नहीं है उससे। तो ऐसे करके हम बच्चों को इन तकलीफों से बचा सकते हैं। इस तरह से जिस प्रकार से आयुर्वेद का आपने एक शब्द में कैसे महत्व बताओगे, इस जितने हमने बातें की है बीमारियों की, पेट संबंधी, बाकी वात संबंधी सभी, तो आयुर्वेद किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक वाक्य में कैसे बताएंगे? बस आयुर्वेद को अपना लीजिए, आपकी पूरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यानी आप सुबह जब उठते हैं वहां से आप आयुर्वेद को शुरू करिए मानना, और जब आप सोते हैं वहां तक आप आयुर्वेद को मानिए, तो आपको ऑटोमेटिक पूरी डिजीज खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आयुर्वेद एक लाइफ स्टाइल है। तो अगर उस लाइफ स्टाइल को हमने अपना लिया, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अगर उसको अपना लिया तो मोस्टली 80% डिजीज, 80% मैं बोल सकता हूँ, तो उसमें आपकी लाइफ स्टाइल से काफी इंप्रूव हो जाएंगे। जो ट्रॉमेटिक एक्सीडेंटल है, अगर उनको छोड़ दें तो जो भी बीमारियां होने वाली हैं, बाकी वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल से या हमारे शरीर में कुछ बिगाड़ हुआ है वहीं से पैदा होते हैं। तो इसको, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो ये ऑटोमेटिक आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो इसी के साथ आज डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी, इन्होंने हमें आयुर्वेद के संबंध में महत्व बताया। पेट संबंधी बीमारियां हो, पाइल्स हो, वात संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, आयुर्वेद के माध्यम से जड़ तक इलाज कर सकते हैं, और पूरा इलाज इसके माध्यम से आयुर्वेद एक प्रकार से जीवन शैली है, ऐसा इन्होंने बताया। तो आज के स्पेशल मुलाकात के कार्यक्रम में यही रुकते हैं। अगले व्यक्तित्व से मिलने के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल्स से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल्स से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आएं और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर।